आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, हादसे में 6 अफराद खला, 100 के करीब जख्मी। वजीर आला ने हंगामी इजलास किया तलब। वजीर आजम ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का किया इफ्तिताह, कई प्रोजेक्टों का भी किया इफ्तिताह। भारत तवानाई के शोबे में अगले 6 सालों में $67 बिलियन की सरमायाकारी देखेगा पीएम मोदी। दिल्ली में जलभूर में मुबैना बदनुमानी मामला, केजरीवाल के पीएस और दीगर पार्टी रहनुमाओं के घरों पर ईडी के छापे। ईडी की छापामारी पर आम आदमी पार्टी करा दे अमल, कहा बीजेपी मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी को दबाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ऐसी कार्रवाइयों से नहीं होंगी खौफजदा। और पेश है खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के खर्दा जिला में एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक 6 अफराद जान भाग जबकि 100 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका होने के बाद आग भी भड़क उठी, जिस दौरान आग की लपेट में आसपास के कई रिहायशी मकानात उसमें आने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक शहर के मगरदार रोड पर पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए बारूद की बड़ी मिकदार रखी गई थी, जिससे जोरदार धमाका हुआ और जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी बड़ी हो चुकी, भड़क उठी थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। जोरदार धमाकों और फैक्ट्री से उठने वाले शोलों के बायस अफरा तफरी का माहौल फैल गया। आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। धमाके की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। हरदा के मगरदार रोड पर वाक़ा बेरागढ़ गांव में गैर कानूनी तौर पर चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद इलाके में खौफ हिरास इतना भयानक तरीके से खौफ हिरास भी फैल गया, जबकि आग इतनी भयानक थी कि सड़क से गुजरने वाले लोग भी इसकी लपेट में आ गए। बड़ी तादाद में लोगों के जख्मी होने की इतलात है। इसके अलावा 50 से ज्यादा करीबी रिहायशी मकानात भी आग की लपेट में आ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने इलाके में कुछ लोगों की लाशें भी देखी, ताहम सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है। रेस्क्यू काम फिलहाल जारी है। तमाम जख्मियों को जिला के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल कराया गया है। करीबी लोगों को घर खाली करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इफ्तिताह किया है। इसमें मुख्तलिफ मुल्कों से तवानाई से मुतल्लिक तकरीबन 17 वज़रा, 35,000 से ज्यादा मंदूबीन और 900 से ज्यादा नुमाइशकारों ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने एक अवामी प्रोग्राम में 1,330 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने गोवा के टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कौमी इंस्टीट्यूट के मुस्तकिल कैंपस का भी इफ्तिताह किया। इंडिया एनर्जी वीक में वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि तवानाई की बढ़ती हुई तलब के दरमियान हिंदुस्तान मुल्क के हर कोने में सस्ती तवानाई को भी यकीनी बना रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कई आलमी अवामिल के बावजूद गुज़िश्ता 2 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने 100% बिजली की कवरेज हासिल की है। करोड़ों घरों को बिजली फराहम की गई है और उन्हीं कोशिशों की बदौलत आज हिंदुस्तान आलमी सतह पर तवानाई के शोबे में बहुत तरक्की कर रहा है। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड के बीच भारत देश के हर कोने में एफोर्डेबल एनर्जी को भी इंश्योर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी
बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है। और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि विश्व के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। साथियों, आज भारत अपने यहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग मिशन पर काम कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो भारत का बजट आया है, उसमें हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च का संकल्प लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है। इस बड़ी राशि से रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज या हाउसिंग, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा, सभी को एनर्जी की जरूरत होगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी ऊर्जा क्षमता को, एनर्जी कैपेसिटी को। पीएम मोदी के ओबीसी रिमार्क्स पर कांग्रेस से एमपी राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जात पात की मर्दमशुमारी करे ताकि पता चले कि किस जात पात के कितने फीसद लोग इस मुल्क में रहते हैं। सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था, उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। एक मिनट सॉरी, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। हाँ सॉरी, सवाल सबके सामने है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अहम रहनुमाओं के घरों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापेमारी की है। ईडी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जाती सेक्रेटरी विभव कुमार और राज्यसभा के रुकन एनडी गुप्ता के घर पर भी छापा मारा है। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड में बदजुर्मानी के मामले में की है। केजरीवाल के जाती सेक्रेटरी विभव कुमार और दिल्ली जल बोर्ड के साबिक रुकन शलभ कुमार के अलावा कुछ दीगर सियासतदानों के ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापेमारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर अमल में बेजाब्तगियों की तहकीकात कर रही है। ईडी की जानिब से सीबीआई और दिल्ली हुकूमत की एंटी करप्शन ब्रांच की एफआईआर की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की एफआईआर में इल्जाम आयद किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अफसरान ने मैग्नेटिक मीटरों की फराहमी, उनकी तनसीब, जांच और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते वक्त एक कंपनी को फायदा पहुंचाया है। ईडी के छापेमारी पर आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के वजीर आतिशी का कहना है कि बीजेपी मरकजी जांच एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी को दबाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग खौफजदा नहीं होंगे। मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली में बहुत से स्कूलों का इफ्तिताह किया है। इन स्कूलों में तकरीबन 1 से 1.5 लाख तलबा तालीम हासिल करेंगे। तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर और तेज रफ्तारी से फैलाया जा रहा है, जबकि कई नए सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। किराड़ी में हम लोगों ने 4 नए स्कूल्स का उद्घाटन किया। उन 4 नए स्कूल्स में 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले 1 साल के अंदर मैं कैलकुलेट कर रहा था, हमने दिल्ली में इतने स्कूलों का उद्घाटन किया है जिसमें लगभग 1.5 लाख बच्चे पढ़ेंगे। इतनी तेजी के साथ दिल्ली के अंदर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। इतने सारे नए नए सरकारी स्कूल खोले जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मौजूदा सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जा रहा है। यही स्कूल मुझे बताया गया 1997 में बना था। इसकी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई थी, इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था और उस बिल्डिंग को तोड़ के आज ये नई शानदार इमारत बनाई गई है। इसी तरह से पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां सरकारी स्कूल खराब हो गए थे, टूट गए थे, लगभग सभी बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को और टीचर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है और अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छे नतीजे आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आपस में मिलते थे तो सरकारी स्कूल के बच्चे में एक हीन भावना होती थी। वो जिस स्कूल में जाता था टेंट वाला स्कूल होता था, टिन वाला स्कूल होता था। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जाता था उसकी शानदार बिल्डिंग होती थी, शानदार एजुकेशन होती थी, शानदार नतीजे आते थे। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे में हीन भावना होती थी। अब वो खत्म हो गई है। अब मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, क्या शानदार फर्राटे की अंग्रेजी में कई सारे बच्चे बात करते हैं।
नीट में क्लियर कर रहे हैं, नीट के मेडिकल में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी फक्र से कॉलर ऊंची करके कह सकता है कि मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। जिस तरह की फैसिलिटीज आज हमारे बच्चों को मिल रही है। इधर मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी सबसे बड़ा घोटाला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। घोटाले में एक और घोटाला सामने आया और वो घोटाला दिल्ली जल बोर्ड घोटाला था। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के बारे में वो किसी भी कीमत पर इक्तिदार में रहने के भूखे हैं, वो करप्शन के भूखे और लालची है। Because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned fifth time the Chief Minister of Delhi, and after his summons, avoiding summons for the fifth time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, asks questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद फैलाया है। उन्होंने कहा है कि इस नफरत को खत्म करने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है ताकि मुत्तहिद होकर मसाइल को हल किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यात्रा हमने करी क्यों और दो यात्रा क्यों की। एक कन्याकुमारी से कश्मीर और दूसरी मणिपुर से महाराष्ट्र, क्योंकि हमें लगा कि देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है, हिंसा का माहौल फैला रखा है और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि प्रेस तो वाली बात होती नहीं। आप जानते हो कि प्रेस वाले अदानी जी के लिए काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, तो वो कमजोर लोगों की आवाज तो नहीं उठाएंगे, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात तो नहीं उठाने वाले। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके बीच में आकर हम आपको जोड़ने का काम करें और आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हम बोलें। कांग्रेस लीडर कमलनाथ का कहना है कि जब कांग्रेस उसका ऐलान करेगा कि निखिल नाथ चंदवा से लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार होंगे तो लोकसभा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तरह तरह की अफवाहें उड़े, अब शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी जैसे हमेशा चुनाव की तैयारी करती है वैसे ही इस दफा भी करेगी और नकुल नाथ जी जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुल नाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई। जब उस दिन में से प्रमोद किशन का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बना हुआ नहीं है। नहीं तो एआईसीसी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया आपके खिलाफ? उसका खंडन किया, जितेंद्र ने ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके इधर पैंथोरस पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर वाक़ा उधमपुर में एहतजाज किया और अथॉरिटी के आला हुकाम के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि असर रसूख रखने वाले अफराद के खिलाफ कोई इन्हिदामी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि गरीब लोगों के खिलाफ बिल्डोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कई मकामात पर ऐसे काम किए गए हैं जहां पर गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। हमने इनको बार बार कहा, सिमरौली में
एक बहुत बड़ा होटल बना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खामोश बैठी हुई है। सड़क के ऊपर उन्होंने और कंस्ट्रक्शन वहां कर ली जहां एक शराब खाना बनाया अभी, और ये लोग वहां बैठे हुए मिलते हैं वहां जाकर, क्योंकि इनकी खिदमत होती है वहां। जहां पैसे वाले लोग हैं उनकी चापलूसी करते हो और गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये पैंथर पार्टी कबूल नहीं करेगी, हर्षदेव कबूल नहीं करेगा। गरीबों के ऊपर जुल्म जब जब होगा हर्षदेव खड़ा होगा और किसी भी शक्ति से टकरा सकता है, ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं। और जिन लोगों को आप शेल्टर दे रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि उनसे पैसा लिया गया है, अब कितना लिया, किसने लिया है, ये आप लोग पता कीजिए। और उधमपुर को मत समझिए कि यहां कोई बोलेगा नहीं, यहां के सारे लीडरों को आप खरीद लीजिए, लेकिन हर्षदेव खड़ा रहेगा जुल्म के खिलाफ। जहां भी अन्याय होगा वहां खड़ा होगा और इस लड़ाई को पाई तकमील तक ले जाएगा। और उधमपुर को ऐसे समय रखा है आपने, सारे पुल उड़ा दिए। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट मीर हिलाल हांजुरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।